इस्लामाबाद पुलिस को क्लीन चिट देना चाहते हैं कि नहीं वो ठीक है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन ये अफगानी आते हैं क्राइम करके भाग जाते हैं, क्या आप उन्हें क्लीन चिट देना चाह रहे हैं? क्या आप उन लोगों को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं जो ये बोलते हैं कि काफिर लेडी के साथ रेप किया जा सकता है, कुरान में लिखा है? मैं स्टेटमेंट्स दिखा सकता हूँ टीएलपी के, जहाँ पे ये बोला गया है कि अब सर तन से जुदा कर दो जो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हो, जो भी प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोल रहा हो। स्टेटमेंट वीडियो पे जस्ट आरएसएस का कोई स्टेटमेंट दिखा है आज तक आपको, या वीएचपी का कोई स्टेटमेंट ऐसा देखा है आपको? आज तक मैंने सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, दुबई में किसी भी लीडर के मुंह से आरएसएस के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुना। अगर आपके पास हो तो आप ले आना, कल एक प्रोग्राम और कर लेंगे। मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ, आप आइए। आप गल्फ के लीडर, किसी भी गल्फ के लीडर का, गल्फ के किसी भी हुक्मरान का एक स्टेटमेंट मिल जाए कि आरएसएस खराब है, तो फिर मुसलमान तो फिर हिंदू 13% से 2% कैसे रह गए? ये तो आप बताएं, आपके यहाँ चले जाते हैं? वो तो पाकिस्तान में होंगे ना, हमारे यहाँ जाते हैं, इंडिया से लेके आप ये बोलना चाहेंगे? For the 6 months you are under his custody. इधर किधर आते हैं, इधर मर जाए बंदा का वहाँ पे क्या हो गया? ये तो कानून है हमारा। Alone or with some friends? थोड़ी यार खुद छोड़ तो खुली हो जाओ, वहाँ बेचारी को वहाँ लगे घबराई भी है, थोड़ा को घबराई भी है। Do you remember इजी हो जाओ, छोड़ो बेचारी घबराई भी है। You were living in Islamabad or somewhere else? You were, for the 6 months, are you in Islamabad? Well, we have called the police. He'll help you. He'll contact you by the embassy, and you are in safe hands. Don't you worry. You remember his name, his picture? Do you have anything else? Mobile or your identity? You don't have nothing. You have nothing. Okay. नमस्कार। इस्लामाबाद में कुछ सही नहीं चल रहा। इस्लामाबाद में एक फॉरेनर लेडी, उसके साथ 5 दिन तक गैंग रेप हुआ, फिर उसके बाद हाथ पैर बांध के, जरा मजाल देखिए उन क्रिमिनल्स की, हाथ पैर बांध के उसे सड़क पे फेंक के भाग गए। पुलिस को पता चला, पुलिस ने लेडी की उनका मेडिकल कराया, उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस भी थोड़ी सी ऐसी है कि पुलिस बोलती है कि मेंटली अनस्टेबल लग रही है। पुलिस को ये समझ में आना चाहिए कि 5 दिन से जो लेडी है जिसके साथ गैंग रेप हो रहा था, वो मेंटली अनस्टेबल हो गई होगी। लेकिन ऐसा ये पहली बार नहीं है। अभी 1 महीने पहले के आसपास एक जर्मन टूरिस्ट आया था, वो साइकिल पे आया था और साइकिल उसकी चोरी हो गई और उसके बाद लूटपाट हुई। उससे पहले प्रियंका कुमार के साथ क्या हुआ, सियालकोट की सड़कों पे उसे जिंदा जला दिया गया। अगर फॉरेनर्स के साथ ऐसे होगा तो कैसे आएगा पाकिस्तान में एफडीआई, जिस एफडीआई को पाकिस्तान इस समय ढूंढ रहा है और सबसे ज्यादा जरूरत एफडीआई के। साथ में अभी 190 से ज्यादा कंट्रीज के लिए फ्री वीजा किया पाकिस्तान ने, ताकि टूरिस्ट आए, टूरिस्ट के साथ गैंग रेप करेंगे और टूरिस्ट को बुलाएंगे। कैसे होगा ये? इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजा काशिफ जंजुआ साहब। राजा काशिफ जंजुआ साहब एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के सीनियर एनालिस्ट हैं, और मतलब एक पैनी नजर होती है इनकी सारी अफेयर्स पे। राजा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। राजा जी क्या बोलेंगे आप इस बहुत बेहद दुखद बैन गैंग रेप? बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने मुझे याद किया फिर से, और बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ प्रोग्राम करके और बात करके। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि देखा जाए तो इस्लामाबाद बड़ा महफूज शहर है और इसमें कोई शक नहीं है। कल 14 अगस्त थी, 14 अगस्त थी, इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का, और मैं कल शाम में मैं इस्लामाबाद ही पूरा घूमता रहा, और 13 अगस्त की रात भी मैं इस्लामाबाद में था, और मैं कोई 1:30 बजे 2 बजे मैं वापस आया। तो सड़कों में कोई ऐसा कोई इशू नहीं था कि हम कहेंगे कोई मसला था। लेकिन इस तरह की जो टारगेटेड चीजें हो रही हैं, खासतौर पे फॉरेनर्स के अलावा कोई लोकल सतह पे भी कोई चीज हो रही है, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और इस्लामाबाद तो एग्जाम्पल होनी चाहिए सेफ सिटी की, कि वो एक महफूज शहर है, वहां पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और मोहसिन नकवी इस चीजों को देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ उसको इसके ऊपर उनका बयान भी आना चाहिए था, कुछ चीजें सामने आनी चाहिए कि हम सीरियस है। और हम सीरियस इस चीज में नहीं है कि फॉरेनर के साथ हो रहा है, हमें तो ये चीजें देखनी चाहिए कि आम आदमी के साथ भी कोई मसाइल तो नहीं है। क्योंकि देखें, किसी जमाने में स्नेचिंग के प्रॉब्लम्स होते थे, मोबाइल गन पॉइंट पे चले जाते थे, और इश्यूज होते थे। कराची में ये चीजें बहुत ज्यादा थी, और कराची में ऐसे नहीं, सन 2008 से मैं कराची में ये चीजें देख रहा था।
अच्छा, अब हम देखें, मुझे 5 बरस इस्लामाबाद हो गए हैं, मैं 5 साल से मैंने कोई ऐसी चीजें नहीं देखी, लेकिन मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ, 2 साल से 3 साल से, कि इस्लामाबाद की सड़कों पे अब स्नैचिंग का प्रोसेस तो होता है, मोबाइल छीन के चले जाना, पैसे लेके चले जाना। और आप अगर उन लोगों को देखेंगे वो कौन है, वो इस्लामाबाद के मकामी लोग नहीं है, वो कोई पंजाब के मकामी लोग नहीं है। यानी कि इस्लामाबाद बुनियादी तौर पे तो पंजाब की टेरिटरी पे है ना, जैसे दिल्ली भी पंजाब की टेरिटरी पे है। तो अब आपने उसको कैपिटल ठीक है कर दिया, लेकिन उसके नियर क्या चीज है, और उसमें इसमें पंजाबी एलिमेंट नहीं है कि वो आके कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखा जाए तो अफगानिस्तान आपके बड़ा करीब है, अफगानिस्तान से जितना पश्तो बोलने वाले हैं, पश्तून, वो एलिमेंट बहुत ज्यादा है। कल मैं देख रहा था 14 अगस्त को भी और 13 अगस्त की रात को हम थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो जितनी सड़कों पे मैंने देखे मकामी लोग ही नहीं थे, मतलब लोकल कम्युनिटी वहां पे नजर ही नहीं आई। वो सारी की सारी कौन सी कम्युनिटी है, वो आपको सारे के सारे पिशावर से, चारसदे से, काबुल से वो लोग नजर आएंगे। और अफगानियों का सबसे बड़ा मसला ये है, 78 के बाद अफगान वॉर में जो हमने सबसे बड़ी मसला पाकिस्तान ने फेस किया, आप देखिए ना कि अफगानियों ने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनाए, इस चीज की कितनी जांच हुई, कितना इसके ऊपर देखा गया। ये चीज हम नहीं करेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट सॉल्व नहीं होंगे। और इस वक्त भी इंटीरियर मिनिस्टर, जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उनको इसके ऊपर देखना चाहिए। और हमारे पास जो नेशनल आईडी कार्ड का इदारा है नादरा, उसको फोकस करना चाहिए। और देखें, सिर्फ ये नहीं है कि ये तो फॉरेनर का केस आ गया तो हाईलाइट हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। अब जो स्नेचिंग हो रही है, मोबाइल की हो रही है, कल आप देखेंगे जितने लोग थे, जितने नौजवान थे, वो कहां कहां से आए हुए। आप देखें, पश्तूनों के तो बच्चे भी 15-15 होते हैं, और वो सारे काबुल से यहाँ पे आते ही पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड अगर उन्होंने बना लिया तो वो सारे के सारे अपने आप को पठान कहने लग जाते हैं। तो इसका कोई तो सोल्यूशन निकलेगा ना, और पाकिस्तान को एज ए स्टेट ये देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज में जो मेरे पास डिटेल्स थी वो ये थी कि अगर आप बात करें तो इस साल फरवरी का महीना जो होता है वो 28 दिन का होता है, और उसमें 86 केसेस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, डकैती इस्लामाबाद। ये है 256 केसेस ऑफ मोबाइल स्नैचिंग, ठीक है, और साथ में कार जैकिंग, 30 टायर ले गए कार के, 264 टू व्हीलर्स चोरी हुई, तकरीबन 277 मोटरसाइकिल चोरी हुई अप्रैल में, और 37 कार्स चोरी हुई ऑन एन एवरेज पर डे एक। इसको आप बोल रहे हैं कि सेफ एरिया? ये स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कोई आदमी बोल सकता है कि ये गलत स्टैटिस्टिक्स रोहित दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, और इस स्टैटिस्टिक्स का मैं सोर्स भी दिखा देता हूँ। ये बिजनेस रिकॉर्डर, ये पाकिस्तान की ही साइट है। इस पाकिस्तान की साइट अलार्मिंग राइज इन क्राइम, और साथ में ये आप देख सकते हैं, गैंग्स आर्म्ड रॉबर्स एंड कारजैकर्स रूल्ड द रूस्ट एंड स्टोल ऑटो thieves stole 1,404 vehicles and robbed deprived citizens of cash and valuables in the first 5 months. पहले 5 महीनों में 1404 व्हीकल चोरी हुए। ये इसमें आगे और बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं जो पढ़ रहा था वो भी सामने ये रहा। 86 केसेस ऑफ थेफ्ट इंक्लूडिंग रॉबरी, डकैती, ये रहा सामने आपके। अगर आपको ये डिटेल्स दिख रही हैं तो सही है, आप बताइए, आप इस सिटी को सेफ कैसे बोल सकते हैं? देखिए, जो डेटा आप कह रहे हैं, मैं पुलिस रिफॉर्म थिंक टैंक का कोई मेरे ख्याल में 5-6 साल से मेंबर भी हूँ। तो उस थिंक टैंक की वजह से मेरा जाना कई दफा थानों में भी हो रहा होता है, विजिट कर रहा होता हूँ, कोशिश होती है मंथ में एक आध दफा चले जाएं। तो हमारे जो देखते हैं वो इरफान साहब होते हैं यूके में, तो उनकी बड़ी कोशिश है कि पुलिस रिफॉर्म्स हों, और वो लिखते हैं एज अ राइटर भी। तो मेरी उनसे भी बात हुई, वो आए हुए थे पाकिस्तान, तो हम गए सदर पिंडी में, रावलपिंडी में। तो वहाँ SHO से जो मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा यहाँ क्या इशू है सबसे बड़ा। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि मोटरसाइकिलें पिंडी सदर में सबसे ज्यादा थेफ्ट का, चोरी का इशू है। मतलब मोटरसाइकिल खड़ी करने गायब हो जाती है। अच्छा, ये तो था पिंडी का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल का इशू, और ये बड़ा सीरियस अलार्मिंग है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा।
अच्छा, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की बात करें तो क्योंकि मैंने कराची में ये सब चीजें देखी हैं, तो ये तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को सीरियस होना चाहिए, और हुकूमत कोई भी हो। असल में ये हो रहा था कि पीटीआई की पिछली 4 साल की गवर्नमेंट जो थी, उसने जिन चीजों को खोला, उन्होंने तो पूरे पंजाब में पश्तूनाइजेशन कर दी थी। उसने तो पश्तो बोलने वालों को, उनकी ख्वाहिश ये थी कि पंजाब में डोमिसाइल खत्म किया जाए, इन लोगों को आबाद किया जाए, लाके फाटा से जो ट्राइबल एजेंसीज हैं, जो बेसिकली तो अफगानिस्तान का पार्ट थे। 47 में पाकिस्तान के साथ वो आए, लेकिन उनके यहाँ आप देखें कि रूल ऑफ लॉ तो नहीं था। आज भी पाकिस्तान में जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वही है, वहां से बंदा गायब हो जाता है। वहां से आप ये देखेंगे, लाहौर में मैं एक ट्विटर पे देख रहा हूँ, बंदे का मोबाइल गायब होता है और उसकी लोकेशन 2 दिन बाद कहाँ की आती है, काबुल की। तो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इशू ये है कि इस्लामाबाद के करीब काबुल पड़ता है। आप किसी भी काबुली को आप किस तरह से एक अफगानी को कंट्रोल कर सकते हैं? हमें इसको सीरियस लेना होगा। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में जो पहला मर्डर होता है एक प्राइम मिनिस्टर का, लियाकत अली खान का, वो किस तरह लेना होता है? होगा, लेना होगा, यानी कि फ्यूचर। अभी तक 75 साल हो चुके हैं आपकी इंडिपेंडेंस को, 78 ईयर्स हो चुके हैं, अब तक कैपिटल सिटी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बन पाया। नहीं, देखें, अगर हम बात करें, ये चीजें होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा, इस्लामाबाद सेफ सिटी नहीं होगा, और इस्लामाबाद सेफ सिटी नहीं है। इस वक्त हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं, और मैं तो इसको बिल्कुल समझता हूं कि हुकूमत को ये सीरियस होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको सीरियस लेगी, इसके लिए कोई पैरामीटर्स बनाएगी। सेफ सिटी का मतलब ये होता है कि वहां कैमरे काम कर रहे हैं, पुलिस इजी टू एक्सेस है, नहीं है पुलिस इजी टू एक्सेस। आप थानों का कल्चर हमने क्या इंप्रूव कर दिया इस्लामाबाद के? नहीं किया। किसी वजीर का कॉल जाएगी तो अगले की एफआईआर कटेगी। हमने एफआईआर का सिस्टम इंप्रूव किया? नहीं किया। फिर हमने जो पश्तूनाइजेशन हो रही है पंजाब में या इस्लामाबाद में, जिस तरह मैं 13 अगस्त को भी देख रहा था, वो चीज हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम ये कंट्रोल नहीं कर रहे कि जो अफगानी जो शनाख्ती कार्ड लेके घूम रहे हैं, हम उनको खत्म करें। हम उनकी चीजों को, ये तो कोई रीजन नहीं है ना कि जी वो 78 में आ गए थे, उन्होंने शादियां लोकल कर ली, अब वो पश्तो बोलते हैं तो वो जी पठान हो गए। भाई वो अफगानी है, और अफगानिस्तान के इशू को हम जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, इशू रहेगा। और इसके पीछे अफगानी के पीछे नहीं छुपा जा सकता, अफगानिस के पीछे नहीं छुपा जा सकता। हमने प्रियंका कुमार केस में भी देखा वहां कौन से अफगानी थे। हमने इससे पहले भी देखा टीएलपी के जो प्रोटेस्ट थे उसमें लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, उसमें किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इनहेरेंट फॉल्ट है, इस क्राइम को सपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान किस मुंह से बोल रहा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट लाए, हमारे पास टूरिज्म लाए। अच्छा देखिए, टूरिज्म वाकई एक बड़ा सीरियस मैटर है। किसी भी मुल्क का जो सॉफ्ट इमेज बनता है वो टूरिज्म से बनता है, और टूरिज्म के ऊपर हमें मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो एक जमाना था कि इंडिया की दिल्ली को भी रेप कैपिटल कहा जाने लग गया था, लेकिन उन्होंने भी इम्प्रूव किया ना। केजरीवाल की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बाय द टाइम इम्प्रूव किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए। और लेकिन ये इम्प्रूव कैसे होती है इम्प्रूवमेंट? इसका ताल्लुक नीयत से होता है। जब आपकी नीयत ठीक होगी, जब आपकी ख्वाहिश होगी, जब आप सोचेंगे कि हमने इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए आपको 1 साल चाहिए होगा, 1 महीना चाहिए होगा। यानी कि आप 1 मंथ में, जो देखिए रूल तो मौजूद है, कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है, लेकिन मसला है कि लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और वो जब तक नहीं होगा, फिर लोकल लोगों को जब तक क्या आप अफगानियों को ही ब्लेम करके अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे कि नहीं अफगानी करते हैं, हम कुछ नहीं करते? नहीं, देखिए अफगानी कहने का मकसद है कि अफगानी भी, मैं तो वो कह रहा हूँ जो नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। और देखिए क्या सारा क्राइम मैं बोल रहा हूँ आबादी, देखिए हम क्यों बात ये कर रहे हैं, इस्लामाबाद की जो अपनी आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो तो इस्लामाबाद तो बाबू लोगों का शहर है ना। इस्लामाबाद की जितनी भी आबादी है, इस्लामाबाद में लोग जॉब करने जाते हैं। रावलपिंडी और ट्विन सिटी कहते हैं ना पिंडी इस्लामाबाद को, तो पिंडी से जाते हैं सारे के सारे जॉब करने, और वो सुबह जाते हैं 9 to 5 लोग जॉब करते हैं, घर आ जाते हैं। इसका मतलब है उसके बाद वहां पे कौन स्टे कर रहा है? आखिर में देखा जाएगा तो वो लोग तो लोकल नहीं है। इसका मतलब है कि लोग इंटर हो रहे हैं शहर के अंदर।
शाम 5 बजे के बाद, मगरिब के बाद, आफ्टर जो मगरिब है, अंधेरा होते ही जो बंदा आ रहा है वो कौन है? मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, वो वहां रहता तो नहीं है, वो लोकल तो नहीं है। अफगानिस्तान पे हम जो बात कर रहे हैं उसकी रीजन यही है। आप देखेंगे एक शख्स है रावलपिंडी में, एक शख्स, देखिए एक शख्स है, मैं राजा साहब एक मिनट, क्या आप इस्लामाबाद पुलिस को क्लीन चिट देना चाहते हैं कि नहीं वो ठीक है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन ये अफगानी आते हैं क्राइम करके भाग जाते हैं, क्या आप उन्हें क्लीन चिट देना चाह रहे हैं? क्या आप उन लोगों को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं जो ये बोलते हैं कि काफिर लेडी के साथ रेप किया जा सकता है, कुरान में लिखा है? देखें, रेप किसी भी सूरत, कहीं भी, कोई भी दुनिया का रिलीजन ऐसी इजाजत नहीं देता किसी के साथ ज्यादती की। और मैं टीएलपी के स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, मैं टीएलपी के स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। आप ये देखें पाकिस्तान में जो हम हार्ड लाइनर भी अगर आप कहते हैं ना, रेडिकल, जो इस्लाम में इस्लाम की बात कर रही हैं, जिन पार्टियों का मैं आपको अभी रिसेंटली बताऊं ना, देखिए धरना पॉलिटिक्स जो है, आप ये देखें कि टीएलपी आती है, उनके धरने हैं, वो मॉब के साथ आते हैं, वो किस तरह की रिस्पॉन्सिबल किस्म की उनकी लैंग्वेज नहीं होती। आप ये देखिए अभी रावलपिंडी में कितने दिन का जमात इस्लामी ने धरना किया, आपने उनकी स्टेज से कोई इररिस्पॉन्सिबल किस्म की बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो इस्लाम की बात करते हैं, प्रॉपर वे में जाके बात करते हैं। आपने कभी जमात इस्लामी के मुंह से सुना कि उन्होंने कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना किस्म का स्टेटमेंट दिया हो? जमात इस्लामी भी है ना पाकिस्तान में, देखिए उनको वोट बैंक उनका नहीं होगा, लेकिन उनका नैरेटिव इस्लाम का है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान की बात करें, आपने कभी, वो गवर्नमेंट में भी रहे, हुकूमतों में भी रहे, आपने कभी उनका स्टेटमेंट ऐसा देखा कि खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान ने खुद बैठ के कभी ऐसी बात की नहीं की, जमात इस्लामी ने नहीं की। देखिए जो पॉपुलिस्ट किस्म की जमातें पैदा हो रही हैं, टीएलपी टाइप की, वो तो आपकी आरएसएस टाइप की या आपकी वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद टाइप की पार्टियां हैं कि जी सबको आग लगा दो, चेंज कर दो। तो ऐसी पार्टियां देखिए वोट बैंक को, वो लोगों को इश्तिहार देके करती है, और देखिए उसके ऊपर तो कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करता। अच्छा एक चीज, मैं स्टेटमेंट्स दिखा सकता हूँ टीएलपी के, जहां पे ये बोला गया है कि अब सर तन से जुदा कर दो जो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हो, जो भी प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोल रहा हो। स्टेटमेंट्स वीडियो पे, जस्ट आरएसएस का कोई स्टेटमेंट दिखा है आज तक आपको, या वीएचपी का कोई स्टेटमेंट ऐसा देखा है आपको? देखिए आरएसएस के आगे जितनी आपकी संघ परिवार में जितनी पार्टियां शामिल रही, उनके आपके सामने क्या, उनके 2004 का भी मैं आपको बताता हूं, 3 का भी उनका आता था कि हम सारी मस्जिदों को मंदिरों में तकसीम कर देंगे, कितनी कुछ उन्होंने नहीं किया। किसने बोला ये स्टेटमेंट आरएसएस के कौन से लीडर ने दिया था? नहीं देखें, आरएसएस वीएचपी जो है संघ परिवार की कौन से लीडर ने दिया? 2003 की। सर सुने, मैंने शर्मा जी, संघ परिवार कोई पार्टी नहीं है। देखिए मेरा कॉलम जंग अखबार में छपे 2003-4 की बात बता रहा हूँ, इंडियन इलेक्शन जब पाकिस्तान में छपे, मैंने उसको बाकायदा मैंने कोट किया, अपने कॉलम में किया था। वो एग्जैक्ट हो सकता है उस बंदे का नाम मेरे जहन से निकल गया हो, लेकिन वो चीज हुई, उन्होंने कहा हम ये सारे मंदिरों को, मस्जिदों को मंदिरों में तकसीम करें। ऐसी चीजें ऐसा स्टेटमेंट न संघ परिवार में किसी ने आज तक दिया। संघ परिवार कोई पार्टी नहीं है, संघ आरएसएस के जो एफिलिएट्स हैं उनको संघ परिवार बोलते हैं, ना वीएचपी ने दिया है, ना अगर ऐसा हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं पिटीशन लगी होती कि ये ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, और हमारी कोर्ट ने उसको जेल में भेज दिया होता। नहीं, ये 2003-4 का, आप कहेंगे मैं आपको आगे इसका रेफरेंस भी दे दूंगा, मैंने बाकायदा देखिए हमको 3-4 में सुप्रीम कोर्ट थी 3-4 में हमारे कंट्री में, और वो जेल भेजती थी। और 3 और 4 में सुप्रीम कोर्ट थी हमारे कंट्री में, है ना। देखिए मैं तो आपको ऑथेंटिक चीजें को मैं लिख रहा हूँ। देखिए हम तो ये टीवियों पे, सोशल मीडिया पे तो आप आगे ना, हम तो बेसिकली राइटर थे, लिखते लिखते जब आप राइटर थे, बड़ी अच्छी बात है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये बात संघ पे आ गई, आरएसएस पे आ गई। आरएसएस स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन, ये गल्फ के बहुत सारे लीडर्स बोल चुके हैं। पहले तो हमारी ऑपोजिशन के लीडर ही बोल रहे थे, अब गल्फ के लीडर्स बोल रहे हैं, गल्फ के मुस्लिम्स बोल रहे हैं आरएसएस बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पॉटलेस है। आज तक मैंने सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, दुबई में किसी भी लीडर के मुंह से आरएसएस के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुना। अगर आपके पास हो तो आप ले आना, कल एक प्रोग्राम और कर देंगे। मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ, आप आइए। आप गल्फ के लीडर, किसी भी गल्फ के लीडर का, गल्फ के
किसी भी हुक्मरान का एक स्टेटमेंट मिल जाए कि आरएसएस खराब है, विश्व हिंदू परिषद मैंने आपसे कहा कि संघ परिवार, मैंने नाम ले लिया 3-4 में, संघ परिवार के तहत हुआ। अब आप उसको, मेरे जुमले को ट्विस्ट करके आप ले जाएंगे जी वो आरएसएस पे बताएं। तो मैंने तो आपको जुमला कहा ना संघ परिवार के हिसाब से। मैं आपको संघ परिवार के लिए बोल रहा हूँ, वहां से निकल के आई, संघ परिवार का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, उन्हीं की पार्टियों में से संघ परिवार। मैं कह रहा हूँ संघ परिवार का भी एक स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दीजिए। कोई बोले कि संघ परिवार के लोग हैं वो नफरत फैलाते हैं, उसने बोला हो, मैंने तो साल बता दिया ना, 2003-4 के दौरान की थी एक स्टेटमेंट जो मैंने देखी। और मैं अभी आपको रिसेंटली जो ऐसी मैंने आपसे कोई स्टेटमेंट की बात नहीं की, जिस जमाने में थी उसकी मैंने आपसे की। मैंने उस वक्त बाकायदा इंडियन अखबारात और वहीं से मैंने कोट की। उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं होता था, आप देखें। हम तो उस जमाने में इंटरनेट, आपको मजे की बात बताऊं कि हम उस जमाने में संघ परिवार को सिंह परिवार पढ़ा करते थे। हमें उस जमाने में नहीं पता था कि ये संघ परिवार है, हमें सिंह परिवार लगता था। वो बात सही क्योंकि ये तो इंटरनेट के आने के बाद हमें और आपको पता लगा कि चीजें कैसे चल रही हैं, दुनिया क्या है, ग्लोबल विलेज बन गई, इंटरनेट आ गया, हमें टर्म्स पता लगी, यानी कि हम बात करने लग गए, वरना तो ये चीजें थी नहीं। उस समय मैं तो जर्नलिज्म में था ना, मुझे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिला, इसलिए मैं पूछ रहा था। बाकी मैंने आपको ये बोला कि अगर गल्फ के किसी भी लीडर का ये हो आरएसएस के ऊपर या वीएचपी या संघ परिवार पे कोई कमेंट हो तो बताइएगा। ये पाकिस्तानी लीडर्स जो कि कहीं ऑक्सीजन लेते हैं आईएसआई से या गेट नंबर 4 से, वही ऐसी बातें करते हैं। आगे बात देखिए जो प्रॉपर लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, एक तो आप हर तरफ उन पे कर देते हैं, और दूसरा आपके सारे के सारे रा से ले लेते हैं, यानी कि रावण, मैं तो रा को रावण कहता हूँ अक्सर, तो रा से ले लेते हैं। इसका मतलब ये तो आपने इधर इल्जाम लगा दिया, हमने उधर लगा दिया। तो जेन्युइन चीजें लोग काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट भाई, आप जरा कुछ ना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, दिल पे मत लीजिए। लेट्स डू आर्ग्यूमेंट्स। मैं ये बोल रहा था कि रॉ पे आप क्या लगा रहे हैं इल्जाम? मतलब इट इज के ये जो मैंने ये बोला कि आप अकेले मुस्लिम कंट्री हैं इस दुनिया में, नहीं ना। आप ही को किसी ने, सारे कंट्रीज ने मिलके या किसी एक कंट्री ने बोला हो कि जी आप हमारे लीडर हो, आप ही हो, आप इस्लाम के लिए बोल सकते हो, आपको राइट है। ये आपको बोलो कि जो हमारा सबका रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान करे, ये किसी ने बोल दिया हो तो वो मुझे सर्टिफिकेट दिखा दो आप, राइट। और वहां से आप बैठ करके आरएसएस पे कुछ भी बोलते हैं, वहां से आप बैठ के संघ परिवार पे कुछ भी बोलते हैं कि किस मुंह से आप अपने कंट्री में सरतन से जुदा हो रहे हैं, अपने कंट्री में सड़क पर प्रियंका कुमार जलाया जा रहा है, वहां से बोल रहे हो कि आरएसएस नफरत फैलाती है, कहीं ऐसा कहीं सड़क पे जलाते हैं, किसी को देखा क्या? गलत कह रहे हैं। मैंने तो आपके सामने नहीं कहा कि वो सही है स्टेटमेंट। मैंने आपसे कब कहा कि वो सही है? मैंने तो आपको मिसाल दी जमाने, आपने उनके देखे, उनके पास से नहीं आई, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से नहीं आई, जो प्रॉपर देखे, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो बाकायदा असेंबलियों में जाके प्रॉपर काम कर रहे हैं। मौलाना शाह नूरानी के मुंह से आपने नहीं सुनी, देखे जिन्होंने पाकिस्तान का 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो लोग थे रिलीजियस थे, उनमें से तो आपने किसी के मुंह से नहीं सुना। ऐसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी, तो फिर आप किसी को वोट करते तो शायद मुझे लगता है उससे हमें रेटिंग अच्छी आ सकती है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर, तो फिर मुसलमान तो फिर हिंदू 13% से 2% कैसे रह गए? ये तो आप बताएं, आपके यहाँ चले जाते हैं? तो पाकिस्तान में हुए ना, हमारे यहाँ जाते हैं, इंडिया चले गए, आप ये बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ इसके ऊपर हम अलग से भी कर लेंगे कि नहीं, मैं तो क्वेश्चन तो पूछ रहा था। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि 13% थे आजादी के टाइम पे, आज 2% कैसे रह गए? मतलब इंडिया आ गए, मतलब इंडिया आ गए। शर्मा जी, इसके ऊपर हम प्रॉपर एक अलग से इसके ऊपर एक डिबेट करेंगे कि पाकिस्तान में क्या पोजीशन है और क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं। वो मसाइल इश्यूज नहीं, मतलब मिसाइल इश्यूज तो वो अलग हम कर लेंगे। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा था कि वो 13% जो हिंदू थे आज़ादी के टाइम पे, आज 2% कैसे रह गए? मतलब अगर किसी ने नहीं बोला, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने नहीं बोला, सब ने बहुत प्यार से रखा है हिंदुओं को, तो वो हिंदू 2% कैसे रह गए? नहीं, देखिए जो सोडा राजपूत हैं आपके सिंध में, क्या अमरकोट में, उमरकोट जिसको आप कहते हैं, क्या वहां पे नहीं रह रहे? वो आराम से रहते हैं।
राणा चंद्र सिंह थे, 2% कैसे रह गए? जो 13% से राजनीति आराम से रह रहे हैं या नहीं रह रहे? आराम से रह रहे हैं नहीं रह रहे? मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि वो 2% कैसे रह गए, वो कहाँ गए वो बाकी 9%? ये अल्लाह जानता है, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो कौन कैसे काम हो गया, नॉलेज है हो गया। नॉलेज है आपको, नॉलेज है आपको, आप बोलना नहीं चाह रहे। अच्छा ठीक है, खैर थैंक्स अ लॉट राजा साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। और कहीं कहीं आप अपने कंट्री में जो कुछ गलत हो रहा है उसको डिफेंड करते दिखे। डिफेंड नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, सामने रोहित शर्मा बैठे हैं, मैं भी पढ़ के आता हूँ और एक लंबे अरसे से मैं इंटरनेशनल पे पढ़ रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।